हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके क्रम में अभी हम लोग 2018 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2018 वाले में भी हमने जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो सॉल्व करा दिया है। आज से हम लोग पॉलिटी वाला सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी में। पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि 18 से 20-22 क्वेश्चंस तक हमसे हर बार एग्जाम में बन जाता है। तो इस पे थोड़ा, और सबसे बड़ी बात तो इसका सिलेबस छोटा सा है। एक बार अगर आपको समझ आ गया तो समझ आ गया, फिर जल्दी मतलब उससे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हैं। हाँ, आजकल थोड़ा मतलब कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनने लगे हैं तो थोड़ा इशूज़ हो जाते हैं जो लोग बहुत फैक्चुअल पढ़े हुए हैं। लेकिन समझने का तो मतलब ही हुआ कि आपने कंसेप्ट को समझा है, तो चीज़ें फिर इजी हो जाती हैं। खैर, एग्ज़ाम टाइम में कुछ भी इजी नहीं लगता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, सब्सक्राइब करने को कोई पैसा नहीं लगते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है एज ऑलवेज संवैधानिक विकास से पूछा गया है, ठीक है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है उससे जो पहला क्वेश्चन बना है उसे आप देखिए। कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर के हमारा जो प्रियम्बल है उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आपको प्रियम्बल समझ में नहीं आता तो हमने अपने इसी चैनल पे प्रियम्बल का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया हुआ है। उसमें आपकी जो शब्दावलियाँ दी गई हैं, एक एक शब्दावलियों को समझाया हुआ है। एक हमने मतलब कि डिटेल में मतलब पढ़ाया हुआ है और दूसरे में हमने एमसीक्यू सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रियम्बल से शायद ही कोई क्वेश्चन आपका, चाहे कंसेप्चुअल हो चाहे फैक्चुअल हो, शायद ही आपका रॉन्ग हो। लेकिन दोनों की दोनों वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। आप मतलब खोज सकते हैं प्रियम्बल बाय जुनून पढ़ाई का, ठीक है। चलिए, तो इसका हिंदी भी वर्जन देख लेते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो जब आपको प्रियम्बल पता होगा, प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, प्रियम्बल मतलब कि क्या उसमें चीज़ें दी गई हैं ये आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा हो जाता है। जो 11 फरवरी 2024 को क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे क्रम में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? न्याय। तो आप देखिए, जब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा है? एक सेकेंड। सामाजिक और दूसरा है आर्थिक, ठीक है, दूसरा है आर्थिक। वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरा है राजनीतिक। राजनीतिक तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि 3 प्रकार के न्याय की जो बात है वो हमारे संविधान में की गई है, संविधान के प्रियम्बल में। तो देखिए, ये सारे के सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। उत्तर जो होगा वो हो जाएगा पहला वाला। हमें अगर एक पता होता कि न्याय कितने प्रकार का है तो फिर आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि हमें पता सब होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में हम लोग चूंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ अगर आपका एक से बन रहा है तो फिर आगे आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये सब दिमाग हमें घर पे लगाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे देख लीजिए। तो जो न्याय की बात की गई थी वो कितने प्रकार की थी? तो वो न्याय जो है 3 प्रकार की थी। तो ये हमने देखा। स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन से हैं? प्रतिष्ठा नहीं। आप देखिए, इसमें जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो भी मुझे थोड़ा इसकी पूरा हाथ याद आ गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। कौन कौन सी हैं? तो जो स्वतंत्रता दी गई है वो उसमें आप देखिए विचार की है, विचार है। दूसरा है अभिव्यक्ति। तीसरा है विश्वास, ठीक है। तीसरा कौन सा है? ये है विश्वास। और चौथा है उपासना यानी कि पूजा पद्धति। और पांचवा कौन सा है? धर्म की, ठीक है। तो ये आप देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देख लीजिएगा, पहले विश्वास उसके बाद धर्म है, लास्ट में है उपासना, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। क्रम में फिर अगर इशू हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या पूछा गया है? और पूछा गया है समानता। तो इसमें 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन सी? एक तो है प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा, और दूसरा है अवसर, ठीक। तो ये 2 प्रकार की
समानता या क्षमता की बात की गई है और भ्रातृत्व तो एक है ही। अब देखिए जो स्वतंत्रता है ना वो आपको दो जगह देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ? एक तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 जो है वहाँ आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्वतंत्रता की बात दी गई है, भारत देश के भीतर मिलने वाली स्वतंत्रताएं, और उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है तो वहाँ आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। वहीं यदि हम लोग प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में आपको केवल और केवल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और वो कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और प्रियम्बल को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे तरह तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लेंगे, उसका मतलब संवैधानिक विकास यानी कि उसके इतिहास से पढ़ना स्टार्ट करिए कि कैसे जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया, उसको आगे जब संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया तब इसको प्रियम्बल मतलब कि कहा गया। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शोल माना जाता है। तो और साथ में कई सारे लोगों ने हमारे प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें भी कही हैं। तो जब आप सारे सेगमेंट्स को कवर कर लेंगे तो 1 नंबर आपका एग्जाम में पक्का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री। जहाँ से हमने लिया है वहीं पे ये जो है पहले ही मतलब कि लाया गया होगा। तो कुल मिलाकर के सर्वप्रथम जो संसदात्मक सरकार है वो किस देश में आरंभ की गई ये आपको बताना है। तो ये आप देखिए ग्रेट ब्रिटेन यूके हो जाएगा। और यहीं से हमने अपने भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे यहाँ है वो है संसदात्मक सरकार, जबकि अगर हम यूएस वगैरह की बात करें तो वहाँ पे जो है वो अध्यक्षात्मक सरकार आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। तो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है ये व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका जो है वो अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए जो संसदीय सरकार है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है कैबिनेट सरकार, और इसी को और क्या कहते हैं? उत्तरदायी सरकार भी कह देते हैं। सरकार का जो वेस्टमिंस्टर स्वरूप है वो भी इसी संसदीय प्रणाली को कहा जाता है। और आप देखिए ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? एक तो ब्रिटेन में जहाँ से हमने अपने संविधान में लिया है, दूसरा आप देखिए जापान में, तीसरा है कनाडा में, और अपने भारत देश में तो है ही। ठीक है, पहली बार जो संसदात्मक सरकार है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। और जो ग्रेट ब्रिटेन है यानी कि जो यूके है, जो इंग्लैंड है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संसदीय प्रणाली की जननी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए। और ये जो क्वेश्चन है ना इसको क्रोनोलॉजी में बहुत पूछ लेते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। तो अब ऐसा तो लिख के आएगा नहीं कि पहली बैठक, दूसरी बैठक। जाहिर सी बात है कि आपको जो है मतलब कि एक आध बैठक पूछ लेंगे और जो अन्य घटनाएं हैं उनको पूछ लेंगे, फिर कहेंगे चलो क्रोनोलॉजी में लगाओ। जैसे कि 2023 वाला पीसीएस का जो पेपर है उसमें आप देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। चलिए हम लोग 2023 वाले में उसको देखेंगे उस क्वेश्चन को। तो भारत की जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक जो है वो कब हुई थी ये बताना है। तो 26 नवंबर 1949 और 5 दिसंबर 1949, या फिर 24 जनवरी 1950, या फिर 25 जनवरी 1950। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो संविधान की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो पूरी तरह से लागू भी हो गया। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत में जो संविधान का निर्माण है उसी के लिए क्या बनाया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन ये बहुत पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में। इस बार आरओ ने भी पूछा कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, और इसके प्रस्तावों के अंतर्गत जो भारतीय संविधान सभा है उसका जो प्रतिनिधि है वो निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। और 9 दिसंबर 1946 को ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की जो बैठक है वो आप देखिए बुलाई जाती है, और उसकी जो अध्यक्षता है, और यही कहा जाता है कि जो मतलब कि अस्थायी अध्यक्षता किए थे या अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चल करके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है फिर बना दिया जाता है। कब बनाया गया था?
तो ये देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है उनके रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया था, अर्थात इनका कोई विरोध भी नहीं किया था। आगे देखिए, संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये 2024 उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में पूछा गया था स्टेटमेंट में, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल क्वेश्चंस मत देखिए, क्वेश्चंस अकेले जो है बार बार रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस से रिलेटेड जो मतलब कि एक्सप्लेनेशन होती है उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो हमारे संविधान को बनाने में लगा था, उसके लिए आप देखिए कि टोटल 11 जो अधिवेशन हैं वो होते हैं। 11वां अधिवेशन जो है इसका अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था। और आप प्रियम्बल में देखिए यही वाली जो डेट है वो अंकित की गई है, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। और इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो आप देखिए 24 जनवरी 1950 को होती है, जब सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं तो आप देखिए 284, ठीक है। और 26 नवंबर 1950 को फिर सॉरी 26 मतलब नवंबर नहीं है, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब आप देखिए, जैसे जो 26 नवंबर 1949 है जब संविधान को अंगीकृत किया गया, तो ऐसा नहीं है कि कोई से भी आर्टिकल्स लागू हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो आर्टिकल्स थे ना वो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो लगभग 16 आर्टिकल्स जो है वो उसी टाइम लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके पीछे का रीज़न मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि जो है 26 जो जनवरी है उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे प्रियम्बल, संघराज क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पूछा गया है। हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी जो वीडियो है वो बनाया हुआ है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो आप चाहें तो ये सारी जो क्लासेस हैं प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जुनून पढ़ाई का। अगर आपको आर्टिकल 32 में कोई इशू होता है तो आप इसको भी खोज सकते हैं, अनुच्छेद 32 जुनून पढ़ाई का, आराम से आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बना है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। देखिए यहाँ पे भाग पूछा गया है, 2023 में आर्टिकल पूछ लिया था कि कौन से आर्टिकल में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो चलिए देख लेंगे। भाग 1, तो भाग 1 में तो बिल्कुल भी नहीं है। भाग 2, भाग 7 और भाग 9। तो भाग 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और बहुत पूछा जाने वाला ये भाग है। इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा मतलब कि ऑप्शन बी वाला भाग 2, ठीक है। तो जो हमारे संविधान का भाग 2 है, अगर इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक क्या देखने को मिलता है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो देखने को मिलता है कि कौन नागरिक बनेगा, किसकी नागरिकता छीनी जाएगी, कौन हमारे यहाँ का नागरिक किस आधार पे बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान से अगर कोई आया है तो उसकी नागरिकता कैसे होगी, कोई यहाँ से पाकिस्तान गया है और वो फिर से भारत का नागरिक बनना चाह रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के किस तरह के प्रावधान है वो सब आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक का जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे अन्य जो है वो भी देख लीजिए। जैसे भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमने कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत संघ बड़ा है या उसका राज्य क्षेत्र, तो आप ये मत कहिएगा कि भारत संघ बड़ा है, नहीं, उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके संघ का जो राज्य क्षेत्र है इसका विस्तार इसलिए है, इसमें आपको संघ भी मिलेगा, इसमें आपको राज्य भी मिलेंगे, और जिन्हें मतलब कि होता है ना कि हमने उनको कैप्चर कर लिया, तो उस टाइप के जो स्टेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इस वजह से भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, संघ नहीं, ठीक है। और संघ में तो केवल संघ के जो है वही आएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में जो है अब मतलब कि ये ख़त्म हो चुका है, इसको निरसित कर दिया गया है। और इसमें था क्या, तो पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्य थे वो इसमें शामिल थे। वहीं भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भाग 9, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मतलब बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है और कौन से भाग में, तो भाग 9 है, ठीक है। अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 11 है, ठीक है। अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 11 है। और
ये जो मतलब इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको संवैधानिक मान्यता मिलती है पंचायती राज व्यवस्था को। हालांकि 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशंस पे नज़र बना के रखिए। मैं तो कहूँगी कोई एक नोटबुक लेकर के बैठा करिए, कुछ नया मिले तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब ये मत सोचिएगा कि एक बार आप फिर से जो है जा करके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप हमारे साथ देख रहे हैं तो फिर बस इनफ है। चलिए आगे देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो डीपीएसपी है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे इनका प्रावधान है, तो हमारे संविधान के भाग 4 में है। कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 है। ठीक है, चलिए हमारे पास ऑप्शन मतलब क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा मतलब कि आप देखेंगे कि जो मतलब कि हमारे संविधान में है ना उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अध्ययन के लिए हमने नहीं लोगों ने इसको बांट रखा है, तो हम लोग इस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन देखिए, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यानी कि पढ़ने की सहजता की दृष्टि से भारत देश का जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4 है जिसमें हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो वो आर्टिकल्स जो समाजवादी तत्वों को समाहित किए हैं, दूसरा है मतलब कि वो आर्टिकल्स जो उदार बौद्धिकतावादी हैं, वहीं कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, आपको पता है कि जो हमारा मतलब कि हुआ था ना 11 फरवरी 2024 को पेपर, उसमें ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी कि ये अप्रवर्तनीय है। तो ये स्टेटमेंट सही था। और दूसरा कह रहे हैं कि जब भी कोई नीति निर्माण किया जा रहा हो राज्य के द्वारा तो इनको लागू करना मतलब कि नीतियों के हिसाब से मतलब नैतिक रूप से सही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यद्यपि इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा मतलब कि प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी कि ये अप्रवर्तनीय है अपने नेचर में, बावजूद इसके जो राज्य हैं या केंद्र के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाया जा रहा है तो इन तत्वों को जो दिया गया है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उनको मतलब कि ध्यान में रख करके ही बनाया जाएगा और ये इनका नैतिक दायित्व है। ठीक है, चलिए और ये देख लीजिए, यहाँ यही वाला स्टेटमेंट ही पूछा गया था। चलिए देख ही लेते हैं, काहे को छोड़ दें। तो हमने बताया कि 36 से 51 तक है, ये बात ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं तो अभी तो ये छूट ही जाता। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे हमारे भारत देश के संविधान में जो चीज़ें हैं वो हमने लगभग 60 से भी अधिक देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके और हमारे देश के हिसाब से जो भी चीज़ें अच्छी लगी हमने वो अपने संविधान में शामिल किया। तो वैसे ही जो डीपीएसपी है ना, इसका जो हमने प्रावधान लिया है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर के लिया। ठीक है, ये तो एक पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वहीं आप देखिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये केंद्र अथवा राज्यों की सरकार को संदर्भित एक तरह के निर्देश हैं। कैसे निर्देश हैं, तो जो देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत हैं। ठीक है, यानी कि मूल में ही समाहित हैं। आगे देखिए, ये तत्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं जो भारत के शासन का आधार है। ठीक है, भारत का संविधान भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ध्यान से देखिएगा, ये जो लोकतंत्र की बात की गई है, कौन से लोकतंत्र की बात की गई है, कई बार पूछा गया है, तो वो है भारत मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। ये निर्देशक तत्व उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का क्या काम करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और जो निर्देशक तत्व हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको हम लोग समाजवादी, ठीक है, गांधीवादी और व्यक्तिवाद या उदार बौद्धिकवादी मतलब कि डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विधानमंडल या मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन बना हुआ है, लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो ये भी एक मतलब कि यही एक पावर है जो राज्यसभा को मिली भी है, वरना तो राज्यसभा का पावर के मामले में कोई खास वैल्यू है नहीं। चलिए देखते हैं।
पहला कह रहे हैं राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही आरंभ करना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उपराष्ट्रपति का होता तो एक बार मतलब माना भी जाता। दूसरा कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये बात भी एकदम बकवास है। कह रहे हैं एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की संस्तुति करना, तो एकदम सही बात है और यही राज्यसभा का अनन्य अधिकार भी माना जाता है। ठीक है, तो जैसे जो मतलब कि एक विधेयक होता है ना, वित्त विधेयक कहते हैं उसको, धन विधेयक जो है उस पर लोकसभा का अनन्य अधिकार है, वैसे ही एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के हेतु संस्तुति करना ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार माना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे इनके बारे में प्रावधान है वो भी हमें देख लेना चाहिए। तो आप देखिए, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, 312। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 क्या कहता है? कहता है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम कितने, तो कम से कम 2/3 जो सदस्य हैं वो ये समर्थित करके संकल्प पारित करते हैं कि राष्ट्र के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद जो है वो कानून के द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक सम्मिलित या एक या उससे अधिक जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके सृजन का काम कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा का ये कैसा अधिकार है? तो ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, अर्थात लोकसभा इस तरह के काम नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी अन्य जो चीज़ें दी गई हैं वो तो संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है और संसद जो है वो 3 भागों से मिलकर के बनता है, अर्थात संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो आप समझ लीजिए कि संसद मतलब कि संपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कह रहे हैं कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 30 डेज, 60 डेज या 90 या फिर 120, तो ये हो जाएगा 60 यानी कि 60 दिन। ठीक है, अगर कोई सांसद हैं वो 60 दिनों तक बिना संसद को बताए हुए गायब हैं तो फिर समझ लीजिए कि उनकी जो योग्यता है, उनकी जो सीट है वो रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, ये आपको दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। बहुत पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। तो आप देखिए, जो मतलब कि अपर होता है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, अपर सदन, फिर चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, अर्थात अगर राज्य की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगा विधान परिषद, वहीं अगर केंद्र की बात करें तो वहाँ हो जाएगा राज्यसभा। तो अगर केंद्र का दिया हुआ है तो राज्यसभा देगा, अगर राज्य का दिया हुआ है तो विधान परिषद देगा। तो ये जो है उच्च सदन माने जाते हैं। तो इनको क्या किया जा सकता है? इन्हें समाप्त तो किया जा सकता है। 169 के जो हमारा आर्टिकल 169 है उसमें इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन इन्हें भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें जो अपर सदन है, जो उच्च सदन है, उनके साथ नहीं हो सकता। हाँ, निम्न सदन जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, तो इनको क्या किया जा सकता है? इनको भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो ये क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा और विधान परिषद। इसका तो उत्तर मेरे ख्याल से डी होना नहीं चाहिए था। क्या निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ये है विधान परिषद। तो मेरी जानकारी में तो इसका जो उत्तर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? वो हो जाना चाहिए था ऑप्शन मतलब कि बी और डी दोनों ही होना चाहिए था। इन्होंने जो दिया है वो बातें मतलब कि पता नहीं कैसे दी है, केवल और केवल विधान परिषद, क्योंकि सेम कंडीशन है। मतलब कि जो राज्यसभा है उसको भी भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है, और जो विधान परिषद है इसको भी भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। पर इन्होंने उत्तर डी माना है। आप एक बार इसको मतलब कि अगर आपको लगता है कि कुछ बातें हैं जो मतलब कि मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं और उसको सही किया जा सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। खैर, मुझे तो जहाँ तक पता था, मैंने जहाँ तक चीज़ें पढ़ी थी वो यही थी जो मैंने आपको बताया। चलिए फिलहाल के लिए इसको देख लीजिए। तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 169 है उसमें देखिए राज्यों में विधान परिषद के गठन और विघटन करने की जो व्यवस्था है वो दी गई है। यहाँ पे देखिए संसद
एक विधान परिषद को यदि आप पहले से है तो क्या कर सकती है, मतलब विघटित कर सकती है। यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन भी कर सकती है। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल संख्या के बहुमत अथवा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया है। तो इसका उत्तर देख के थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया, बाकी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो सही, मतलब सब ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इस तरह के ऑप्शंस क्यों दिया ही जाता है, मतलब कि हमारे जो आयोग हैं उनके द्वारा, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। चलिए फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जो है मतलब जानकारी में कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम उसे अगली वीडियो में ज़रूर जो है देख लेंगे, ठीक, या डिस्कस कर देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मतलब कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, यानी कि किन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो लोकसभा में जो हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं इनका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो हाईएस्ट कितना हो सकता है ये आपको बताना है। तो आपको पता है ना ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाईएस्ट जो है वो 20 हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, और उसके पहले देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो जब ये मतलब कि प्रश्न बना था उस टाइम पे देखिए तो लोकसभा की जो हाईएस्ट जो मेंबरशिप थी वो कितनी थी, 552 थी। लेकिन आपको पता ही है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में। तो उसके माध्यम से जो पहले 2 एंग्लो इंडियंस को, मतलब कि अगर इनका प्रतिनिधित्व ना हो तो उनको लाने की बात की गई थी, तो ये चीज़ें हटा दी गई हैं। तो अभी जो हाईएस्ट मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 550। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, जिसमें से जो 530 हैं या उनसे अधिक सदस्य राज्यों से होंगे, जबकि 20 से अनधिक सदस्य, यानी कि 20 से अधिक ना हो, इतने जो सदस्य हैं वो मतलब कि कहाँ से होंगे, तो ये यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित होंगे। जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। अभी हमने बताया कि इसको 104वें अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान समय में, तो अभी हाल ही में जो है नई जो लोकसभा आई है उसमें आप देख लीजिएगा कितने लोग कहाँ से आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संघ राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन बना हुआ है। अभी अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग करंट अफेयर्स वगैरह भी दिखेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अब जो है मतलब जो 2018 से करंट अफेयर्स पूछे गए हैं उन्हें मतलब कि हम नए सिरे से इट मीन्स जो नए अपडेटेड आंकड़े हैं उन क्वेश्चंस के अपडेटेड आंकड़ों को भी आपको बताते चलें। आप लोग क्या चाहते हैं कि अपडेटेड जो आंकड़े हैं वो आपको बताया जाए, या फिर आप लोग खुद ही खोजें, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लासेस देखते हैं वही लोग कमेंट करेंगे, और जो लोग आते हैं केवल क्लिक करके चले जाते हैं उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। इतना घिसा पिटा सा क्वेश्चन है ना, शायद है किसी से गलत होगा, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर जो घोषित हुआ था पहला स्टेट, वो कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आपको बताया ना कि जो पोटी श्री रामालू जी थे इन्होंने भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल से जब इनका निधन हो गया तो इसी वजह से मजबूर होकर के भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया था, और वो कौन सा था, तो वो था यही आंध्र प्रदेश। ठीक है, और फिर आप देखिए मद्रास से मतलब कि अलग करके तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कई बार क्वेश्चन यही मतलब स्टेटमेंट में बन जाता है कि कहाँ से अलग किया गया था, तो याद रखिएगा कि मद्रास से अलग किया गया था। ठीक है, और इसका जो है बहुत लंबा आंदोलन हुआ जिसमें मैंने आपको बताया कि पोटी श्री रामालू जो कि मतलब गांधीवादी नेता थे, इन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की और उसके बाद फिर इनका देहांत हो जाता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को इसी वजह से इन्हीं दबावों में आकर के ही आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट बन करके निकलता है। इसके बाद फिर और बहुत सारे मतलब कि स्टेट्स बने, जिसमें आप देखिए अपना वो जो मतलब कि पंजाब से अलग होकर के बना हुआ है वो भी है हरियाणा जिसको कहते हैं। तो हरियाणा एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए सरकारी आयोग का क्वेश्चन ना बने ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो आप देख लीजिए सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित थी, तो इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, और सरकारी आयोग के बारे में सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया कि कैसे 3-3 मेंबर्स थे। सरकारिया जो है वो मतलब कि इसके अध्यक्ष थे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो कब प्रस्तुत की, तो ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। बार बार इसको नहीं देखते वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है।
अब देखिए केंद्र और राज्य जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको पता है ना जुडिशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मतलब कि केंद्र में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में देखते हैं हाई कोर्ट, तो इनसे क्वेश्चन बनते ही रहे हैं। और इससे क्या क्वेश्चन बना हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय में भारत के सीजीआई कौन थे, ठीक है, यानी कि जो मतलब मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो ये भी भैया बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन हो गया है, ये हो जाएंगे पीएन भगवती जी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो पीआईएल है इसका फुल फॉर्म ही जाने रही है, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जनहित याचिका। और जनहित याचिका की जो अवधारणा है इसकी उत्पत्ति और विकास आप देखें तो कहाँ से हुआ था, 1960 में हुआ था और अमेरिका यानी यूएसए से हुआ था, ठीक है। 1979 में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीश नाम क्या था उनका, पीएन भगवती। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने हुसैनारा खातूनवाद में जनहित याचिका को एक्सेप्ट किया था। जनहित याचिका के तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार के लिए क्या कर सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए निर्वाचन आयोग और राजभाषा से बना हुआ है। तो आजकल निर्वाचन आयोग बहुत मतलब कटघरे में खड़ा हुआ है, चुनाव चोरी के मामले में लोग मतलब कि विपक्ष ने उनको उजागर किया है। अभी मैंने बहुत अच्छे से ये मामला देखा नहीं है, न्यूज़ में आधी चीज़ें सही रहती हैं आधी गलत, इस वजह से मैं थोड़ा कम ही देखती हूँ। और चलिए देखते हैं 59 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है। तो कैसे करेगी, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कि अपने साधारण मतलब कि अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, या फिर 2/3 बहुमत द्वारा, या फिर 3/4 बहुमत द्वारा। तो 3/4 तो कहीं नाम ही नहीं है, इस तरह की बातें आपको देखने को भी नहीं मिलेंगी, या 1/3 सदस्यों के समर्थन से। तो भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े जो भी प्रावधान है उसमें संसद संशोधन कर सकती है। कैसे, तो साधारण बहुमत से कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और वैसे तो आप देखिए कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन की जो बात की गई है वो कहाँ पे की गई है, तो वो भाग 20 में की गई है, ठीक है। और भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद जो आपको देखने को मिलता है वो है अनुच्छेद 368, ठीक। चलिए देखते हैं। तो संसद के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, तो अनुच्छेद 368 में जो है वो तो मतलब कि जो संविधान संशोधन की बात है वो की गई है, लेकिन ये जो भाषा वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं ये अनुच्छेद 368 के दायरे से परे हैं, ठीक है। अर्थात 368 के द्वारा इनका जो मतलब कि परिवर्तन है वो नहीं किया जाता है। आगे देखिए इन व्यवस्थाओं में कुछ इस प्रकार भी हैं, अर्थात जो 368 की सीमा से परे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला तो आप देखिए नए राज्यों का प्रवेश या गठन, तो हमने इसके लिए देखा था ना अनुच्छेद 2-3 में ये सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन की बात है, ठीक है। राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, अभी हमने देखा अनुच्छेद 169 में था ये। राजभाषा आधिकारिक भाषा से प्रयोग से संबंधित जो प्रावधान है, तो अनुच्छेद जब 343 आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये देखिए 5वीं तथा 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, तो 5वीं और 6वीं अनुसूची बहुत पूछी जाती है। जैसे 11 फरवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी 6वीं अनुसूची है उसमें कौन से स्टेट्स हैं। तो इसके लिए मैंने कई बार आप सबको बताया है कि इसके लिए आप याद कर सकते हैं एटीएम में मनी नहीं है, अर्थात एटीएम में मणिपुर नहीं है, तो एटीएम का क्या हो जाएगा। अब एटीएम को ना आप आंध्र प्रदेश मत समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं बताते, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि एक बार नहीं हुआ है, मैंने इसको कई बार बताया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोस में कि एटीएम में मनी नहीं है, अर्थात जो 6वीं अनुसूची के संबंधित मतलब कि स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। तो मैंने मनी तो बता दिया कि मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर के बदले कौन होगा और एटीएम में कौन है बताइएगा मुझे, क्योंकि ये 11 फरवरी 2024 का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखिए पंचायती राज व्यवस्था, संविधान संशोधन और अनुसूचियों से क्वेश्चन बना हुआ है। आप लोग ना जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं उन्हें कमेंट किया करिए। सपोज दैट आपको नहीं भी पता है ना, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल कर लीजिए, फ़ौरन आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो इस वजह से कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है।
और उससे ना आप जैसे एटीएम में मनी नहीं है, सपोज दैट आपको नहीं भी पता है, तो एक बार आप जब खुद से खोजेंगे तो जब आपको एग्जाम में दिखेगा ना तो आप उसको तुरंत टिक कर ले जाएंगे। मणि नहीं है ये तो आपको कन्फर्म ही हो गया कि मणिपुर नहीं है। तो मणिपुर नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन होगा, तो जो मतलब जनजातीय क्षेत्र हैं उन्हीं की बात इसमें की गई है। और जनजातीय क्षेत्र अपने यूपी बिहार में तो इन लोगों को रखा नहीं गया, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले क्षेत्र हैं वहीं में होंगे। तो थोड़ा मतलब दिमाग लगा के आप इसको खुद से कर सकते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा खुद से खोज के तो याद रह जाएगा। हम लोगों को भी ऐसे याद रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था संविधान संशोधन और अनुसूचियों से क्वेश्चन। तो अनुसूचियों से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। टोटल आप देखें कि 12 अनुसूची है। स्टार्टिंग में हालांकि 8 ही अनुसूची थी, संविधान संशोधनों के माध्यम से 8 के बाद फिर 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई और 12 हुई। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 की 12 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित मतलब कि करों में कौन सा ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारी मतलब ये अनुसूची से क्वेश्चन कैसे बना, इस वजह से बना है कि आप देखिए जो हमारी 7वीं अनुसूची है, कौन सी, तो अनुसूची जो 7 है ना, अनुसूची 7, उसमें आपको 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है। ठीक है, तो स्केड्यूल 7 में 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और वो 3 अनुसूचियां कौन सी हैं, 3 अनुसूचियों में एक तो अपनी राज्य सूची है, ठीक है, राज्य सूची, दूसरी है केंद्र सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। अब देखिए केंद्र की मतलब जो केंद्र सूची के विषय हैं उस पे केवल कानून केंद्र सरकार बना सकती है। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पे कानून केवल और केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो उस पे कानून केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। विवाद की स्थिति में आप देखेंगे तो समवर्ती सूची पे जो कानून केंद्र के द्वारा बनाया गया है वो मान्य होगा। ठीक है, तो आप देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो हमारे राज्य सूची का विषय है, इसी वजह से ये अनुसूचियों से क्वेश्चन बना हुआ है। और जो हमारे मतलब कि ग्राम पंचायतें हैं यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कितने विषय टोटल सौंपे गए हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा 29 विषय सौंपे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था को। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है अपने PCS में ही कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है, अब आप खोजिएगा कि जो मतलब कि नगर पंचायत है उनको कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए देखिए तो कौन सा टैक्स है जो मतलब कि ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाएगा, तो सेल्स टैक्स। भैया इतनी थोड़ी ना औकात है, कह रहे हैं भू राजस्व कर दिए तो राज्य सरकार ही लगाती है। देखिए जो स्थानीय मेले वगैरह लगते हैं उस पे टैक्स लगा सकती है, फीस टाइप का ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि स्थानीय मेलों पर जो टैक्स लगाने का काम है वो कौन करता है, तो ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। संविधान की जो अनुसूची 11 है, तो अभी हमने बताया था ना कि भाग 9 के अनुसूची 11 में हमारे जो मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था है उसका प्रावधान किया गया है। तो ध्यान से देख लीजिए कि जो अनुसूची 11 है उसमें अनुच्छेद 243(6) में 29 विषयों का उल्लेख किया गया, अर्थात पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो ये देखिए आपको कहाँ से मिला है, 29 विषय मिले हैं। कौन सी अनुसूची में है ये, तो 11वीं अनुसूची। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी तो अनुसूची 7 बता रहे थे, अनुसूची 7 में मैंने बताया कि पंचायती राज जो है ना वो राज्य सूची का विषय है, ना कि मैंने ये बताया कि उसमें मतलब कि मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है वो अनुसूची 11 का नहीं, अनुसूची 7 का सूची जो राज्य सूची वाला है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पंचायती राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और पंचायतों की जो व्यवस्था है वो आप देखिए अनुसूची 11 में की गई है। ठीक है, और उसमें 29 विषय सौंपे गए हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम अगली बार में बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन बन रहा है। इकोनॉमी में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा स्टैटिक जीके टाइप के होते हैं। तो करंट अफेयर वाला तो आपको करंट में अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसको हम लोग देखते चलेंगे। जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है इससे, कह रहे निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, और SDI जो है उसको मतलब कि आंकड़े प्रस्तुत करने के कौन कौन से आधार होते हैं ये भी क्वेश्चन बनता है हमसे। पहला देखिए UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर IMF या फिर यूनिसेफ या फिर अंकटाट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा IMF के द्वारा कौन से जो है मतलब कि क्या बोलते हैं सूची नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट कहते हैं।
कि IMF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, अंकटाड कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, यूनिसेफ कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। इन सारे क्वेश्चंस को 2024 जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था उसको मिलान करने के लिए आया हुआ था। तो थोड़ा मतलब कि इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को देख के दिमाग पे जोर डाल दीजिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ भी यही पूछ लिया गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सर्वप्रथम किसने विकसित किया, तो ये हो जाएगा UNDP, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बना हुआ है। अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो चुका है, तो 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में बुला करके पूछते हैं। तो या तो आपको सामने सामने दे देंगे कि बताओ कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, या फिर 4 विकल्प आपको मिलाने के लिए दे देंगे कूट के माध्यम से। तो कुछ भी पूछा जाए, अगर हमें ये पता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को मतलब कि इसके द्वारा STI जारी किया जाता है, तो फिर आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ लो हमसे बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें पता हो हमें, क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है। चलिए यहाँ पे देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके लिए जो मतलब मापा जाता है ना कि हम कौन से आधार पे इनको प्रस्तुत करेंगे, तो इसमें आप देखिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन का स्तर है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। और UNDP क्या सूचकांक है, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें मान कितना दिया जाता है, तो 0 से 1 के मध्य जो है इसका मान होता है। 1990 में आप देखें तो UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसको जो है प्रस्तुत किया गया था। कौन इससे रिलेटेड है, मतलब कि किसको इसका श्रेय जाता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम क्या है, महबूब उल हक और इंगे कौल, ठीक है। तो ये इसमें मतलब सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप आगे चल के देखेंगे कि जो महबूब उल हक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे PCS के द्वारा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये भी बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। 2024 का UP PCS प्रीलिम्स ने तो इसका पूछ लिया था कि किस टाइम में ये स्टार्ट किया गया था और उसको क्रोनोलॉजी में लगाना था। 2024 का पेपर ना सच में एकदम मतलब कि सर के पार टाइप का था, उसमें कुछ भी पूछ लिया था। ऑप्शन देखिए, मनरेगा, ट्राइसेम या फिर काम के बदले अनाज या कौशल विकास कार्यक्रम, तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा मनरेगा। हालांकि स्टार्टिंग में ये मनरेगा नहीं था, पहले इसको नरेगा कहा जाता था। क्या कहते थे, नरेगा। फिर आगे चल करके इसका नाम चेंज करके गांधी जी को समर्पित किया गया, मनरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन में कि ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से मतलब निजात पाने के लिए, यानी कि इससे छुट्टी पाने के लिए किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी जो रोजगार कार्यक्रम है वो भी गारंटी रोजगार कार्यक्रम है, ठीक है। यानी कि काम की गारंटी देने वाला ये रोजगार है, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और 2 फरवरी 2006 को कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो ये भी ध्यान से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये ग्रामीण भारत के लिए रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार, ध्यान से देख लीजिए कि हर एक परिवार के एक मेंबर को वर्ष में कम से कम 100 दिन, और कैसे लोग जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी मतलब नॉलेज नहीं है, मतलब वो किसी क्षेत्र में कुशल नहीं है, ईंटा गारा माटी ढो लेते हैं, मतलब हेल्दी हो कुल मिलाकर के, कुल मिला के काम कर सकते हो बस, तो उनको फिर श्रम वाले जो रोजगार हैं वो देने की गारंटी दी गई है, ठीक है। यानी कि उसमें आपसे पूछी नहीं जाएगी कि बताओ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने MA किया है या फिर आपने BA किया है, कुछ भी नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आपको काम का कितना एक्सपीरियंस है इससे भी कोई मतलब नहीं, बस आप गांव के हैं और आपको काम की ज़रूरत है तो आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो ये एक रोजगार गारंटी का कार्यक्रम है। और देखिए तो 1 अप्रैल 2008 से इसे मतलब ये जो स्कीम है इसको पूरे देश में लागू किया गया था। 2009 में आगे चल करके 2 अक्टूबर को इसका नाम जो है चेंज किया गया था। तो कब चेंज किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो मनरेगा कर दिया गया, अर्थात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, ठीक है। इसके पहले इसको क्या कहते थे, नरेगा। कब स्टार्ट हुआ था, 2006 में 2 फरवरी को। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है लॉरेंज कर्व के बारे में, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व जो है ये किसको मापता है, ये हमें बताना है। तो ये देखिए अशिक्षा नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, जनसंख्या वृद्धि नहीं है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मापता है, यानी कि आय की विषमता को मापता है लॉरेंज कर्व, ठीक है। चलिए अभी ये जो है चर्चा मुद्दे मतलब ये मुद्दा जो है चर्चा में भी रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हमारे यहाँ जो आय की विषमता है वो ना मतलब कि अमेरिका चाइना को भी पीछे छोड़ रही है। हमारे यहाँ जो है जो आय की विषमता है वो कम हो रही है, जबकि आप नॉर्मल ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि बहुत बढ़ी जा रही है। जो अमीर है ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो ज़्यादा ही गरीब होता जा रहा है। लेकिन
आंकड़े होते हैं, हमसे एग्जाम में आंकड़े ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, इसका जो मतलब कि एक्सप्लेनेशन है कि आय के वितरण में व्याप्त जो विषमताएं हैं उसको प्रदर्शित करने वाला जो कर्व है वो क्या है, वो है लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र, ठीक है। और इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के परसेंटेज वितरण को संचयी रूप में शीर्ष स्तर पर रखते हुए जो परिवार हैं उनके प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रख करके ज्ञात किया जाता है, ठीक है। 64 में क्या कह रहे हैं कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला या फिर हाशिम समिति। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण नहीं, नगरीय क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवारों की जो जानकारी के लिए मतलब एक कमेटी गठित की गई थी वो थी हाशिम कमेटी, ठीक है। कब गठित की गई थी, तो ये यहाँ पे दिए ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए देख लीजिए कि ये जो बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए स्कीम लाई गई थी या योजना आयोग के द्वारा जो है मतलब कि एक समिति गठित की गई थी, कौन सा, तो SR हाशिम समिति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्यों करने लगा, लोकसभा राज्यसभा पे नहीं होगा। अब देखिए डी वाला हो जाएगा योजना आयोग। हालांकि अभी योजना आयोग का नेम जो है वो चेंज होकर के क्या हो गया है, नीति आयोग हुआ। और कब हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया, तो ध्यान से देख लीजिएगा 1 जनवरी 2015 को। जैसे GST के पूछ लेते हैं तो वैसे ही इसको भी पूछते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग, जिसको पहले योजना आयोग कहा जाता था, अभी इसके द्वारा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नीति आयोग ने क्या किया है, त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में सभी आयामों से मतलब कि गरीबी के निवारण की बात की है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे चल करके इसी का नाम चेंज करके मोदी जी ने क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। कब, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल इनकम बजट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको पता ही है कि बजट वगैरह आपको हर साल नया नया आता है, तो उसके आंकड़े आपको हमेशा ही नए पढ़ने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में जो संपोषणीय वृद्धि है उसकी बात कब की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम कब से कब तक रहा, 2012 से 2017 रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो था संपोषणीय वृद्धि, ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जबकि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतर और समावेशी विकास से संबंधित थी, ठीक है। चलें अगला देखें। मुद्रा बैंकिंग और कर प्रणाली से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहे हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रत्यक्ष कर कोड जो है ये आप देखिए इनकम टैक्स से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लीजिए। और अब देखिए, अगर हम लोग इसकी जो व्याख्या है वो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इनकम टैक्स है यानी कि आय कर है वो कैसा टैक्स है। सबसे बड़ी बात तो ये जान रही है कि डायरेक्ट टैक्स है, जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है। ये GST की तरह नहीं है, ठीक है। और इसको आप देखिए कि सरकार जो है वो लोगों की इनकम पर लेती है, इसी वजह से तो इसका नाम है ना इनकम टैक्स। और जो है ये एक प्रकार का कैसा टैक्स है, मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स है। जबकि जो बिक्री कर है, सर्विस टैक्स है या फिर जो उत्पाद टैक्स है, ये सारी बातें आप देखें तो ये कैसे हैं, ये सभी ना अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। और आप देखिए 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत देश में जो GST है वो लागू किया गया था। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम माइंड में बैठा लीजिए। कब, तो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जो GST है वो लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए, साइंस आ गया है अपना, साइंस से क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। फिजिक्स पहला सेगमेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। और इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते हैं। इस बार भी क्रोनोलॉजी में पूछ लिया था आरओ ने, लेकिन जो मतलब कैंसल एग्जाम हुआ था वो, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस किस तरह से जो है आपसे मतलब कि थोड़ा सा अपना रूप बदल करके बार बार पूछे जा रहे हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। सेम यही सारी चीज़ें पूछी गई थी। अगर आपने आरओ का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो पेपर देखा होगा तो यही चीज़ें थी, लेकिन क्रोनोलॉजी में पूछा गया। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी या फिर एक्स किरणें। कह रहे हैं कि किसकी जो है ऊर्जा अधिकतम है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय
किसकी ऊर्जा अधिकतम है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा एक्स रेज की। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था आर मैड करके, क्या बताया था? आर मैड। ठीक है, आर मैड। और इसमें मैंने आपको बताया था आर से जो है वो है रेडियो तरंगे, यम से क्या हो जाएगा? तो यम से हो जाएगा हमारा, तो आर से हमने देखा कि रेडियो तरंगे हैं, जबकि यम से अगर हम देखें तो यम से क्या हो जाएगा? तो यम से होता है माइक्रोवेव तरंगे। कौन सी? माइक्रोवेव। वहीं यदि हम लोग ए की बात करें तो ये क्या है? ए से होता है अवरक्त किरणें। ठीक है, और डी का क्या होता है? तो डी का होता है दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश। और वहीं आगे भी देखिए, तो ये तो मतलब कि स्टार्टिंग वाले 4 याद रहने का एक ट्रिक मैंने बता दिया कि आर मैड। ठीक है, उसके बाद फिर दृश्य प्रकाश के बाद आप देखें क्या आ जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज आता है, और उसके बाद आप देखिए यक्स रेज आता है। और हमसे यहाँ पे यक्स रेज ही पूछी गई थी, तो सबसे ज़्यादा जो अधिकतम ऊर्जा है वो यक्स रेज की है। अगर यक्स रेज के अलावा गामा किरणें होती तो वो हो जाता है इसका उत्तर गामा किरणें, लेकिन जितना दिया था उतना हमने बता दिया। तो ये हमने आपको जो बताया वो क्या बताया है? तो वो बताया हुआ है जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो, यानी कि शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे शॉर्ट किसकी होती है? तो सबसे शॉर्ट होती है रेडियो तरंग की, उसके बाद उससे ज़्यादा होती है माइक्रोवेव की, और उससे ज़्यादा होती है अवरक्त किरणों की, और उससे ज़्यादा होती है दृश्य प्रकाश की, और उससे भी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज, देन एक्स रेज, और सबसे ज़्यादा तो होती है गामा किरणों की, जो हमसे अक्सर पूछते नहीं हैं। ठीक है, तो एक्स रेज ही पूछ लेते हैं। तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद करके रखना है। क्रोनोलॉजी यही वाली पूछी गई थी हमारे आरओ के एग्जाम में, वो हमने आपको बताया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उत्तर हमने आपको बता दिया, यक्स रेज इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो यांत्रिक तरंगे हैं इनके अतिरिक्त आप देखिए अन्य प्रकार की तरंगे होते हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और वे तरंग निर्यात में संचारित हो सकती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे प्रकाश हो गया और यक्स तरंगे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सारणी दी गई है, और वो सारणी क्या है? एक साइड आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम दिया गया है, दूसरी साइड खोजकर्ता, तीसरी साइड तरंग दैर्ध्य, चौथी साइड जो है वो आवर्ती परिसर, और लास्ट में है उपयोग। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे हुए थे आरओ ने। तो देखिए जो यक्स किरणें हैं इनकी जो खोज है वो किनके द्वारा की गई थी? तो रॉन्टजन ने। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इनका जो तरंग दैर्ध्य परिसर है वो आप देखिए 10⁻⁻10 से 10⁻8 तक होता है। ठीक है, वहीं आवृत्ति परिसर देखिए 10⁻18 से 10⁻16 तक होता है। उपयोग इनका कहाँ होता है? तो एक्सरेज का जो उपयोग है मेरे ख्याल से आप सबको पता होता है, एक्सरे कराने हम लोग कभी ना कभी तो जीवन में गए ही होंगे, तो चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, वहीं अगला पॉइंट देखें तो वो क्या है? वो है अपनी परावैंगनी किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो। ठीक है, खोज किसने की थी? रिटर ने इसकी खोज की थी। वहीं यदि हम लोग देखें कि इनका जो ये क्या दिया हुआ था, एक सेकेंड, ये दिया हुआ था वो परिसर। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य परिसर, तो इनकी जो तरंगदैर्ध्य परिसर है वो कितनी होती है? तो 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक। ठीक है, और इनका जो अन्य है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, दृश्य प्रकाश की जो खोज की थी वो आप देख लीजिए न्यूटन ने की थी। अक्सर हमसे यही पूछा जाता है, और उपयोग कहाँ करते हैं वो जरूर देख रहे। जैसे पराबैंगनी जो किरणें हैं इनका उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं? तो आप देखिए सिकाई करने में आ जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, और आप देखिए बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी होता है। जब कोरोना का टाइम आया था ना, उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, आपको नहीं, सबको देखने को मिल रही थी। वहीं यदि हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो इसका जो खोज है वो देखिए न्यूटन ने किया था, और सबसे बड़ी बात इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये है दृश्य प्रकाश। तो दृश्य है तो जाहिर सी बात है देखने वाले काम आएगा। ठीक है, अवरक्त किरणें देखिए तो हर्षल महोदय, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी खोज हर्षल ने की थी। उपयोग कहाँ करते हैं? तो ऊष्मीय विकिरण में, कोहरे में, फोटोग्राफी में, टीवी के रिमोट कंट्रोल आदि में। ठीक है, तो इन सब में इसका उपयोग होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमसे बहुत बनता है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, यानी कि तरंग दैर्ध्य जो है सबसे छोटी किसकी है, और उसको आप क्रोनोलॉजी में लगाइए सबसे बड़ी तक। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका जो है सूत्र याद रखेंगे। सूत्र मतलब एक ट्रिक्स हमने बनाया है, आर मैड है। ठीक है, तो आर से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रेडियो तरंग, ये सबसे छोटी वेवलेंथ इसी की होती है। फिर माइक्रोवेव आएगा, देन अवरक्त किरणें, देन दृश्य किरणें, देन उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्स किरणें एंड गामा रेज। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या करें, एक सेकेंड, ये ऊपर जान ही नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजन द्वारा किया गया था? अभी हमने देखा कि जो एक्स रे मशीन है, सॉरी
एक्स क्या कह रहे हैं, विल्हम रॉन्टजन। तभी हमने देखा था ना कि जो एक्स किरणें है, यक्स रेज है, इसका जो खोज है वो किसने किया था, तो रॉन्टजन ने। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन का खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ कब किया था ये भी जाने रहिए। तो एक्सरे जो मशीन है इसकी खोज सर्वप्रथम विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा 1895 में, जबकि जो मतलब कि रेडियो खोज है ना, रेडियो की खोज वो 1890 में किसने किया था, एक इटालियन वैज्ञानिक थे, नाम था इनका जी मार्कोनी, इनके द्वारा। और जो बिजली का बल्ब है वो तो आप सबको पता ही है, थॉमस एडिशन ने किया था। क्लास 9th में जो है आप देखेंगे वो एक मतलब इंग्लिश वाले में था कि लगभग इन्होंने 10 बार जो है, सॉरी 10 नहीं 10,000 बार प्रयास किया, उसके बाद जा करके इनका बल्ब जो है वो रेडी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कह रहे हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर तो मेरे ख्याल से ये सबने पढ़ा ही होगा, तो वो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा हुआ था। ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सीसा या फिर चांदी। तो ये हो जाएगा अपना सिलिकॉन। ठीक है, तो एक सेमीकंडक्टर के रूप में यानी अर्धचालक के रूप में जो सिलिकॉन है ये यूज़ होता है, और ट्रांजिस्टर वगैरह में यूज़ हुआ होता, मतलब किया जाता था। तो देखिए सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो ये एक तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कहाँ पे होता है, तो विद्युत चालकता, चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की जो विद्युत चालकता है वो कहाँ होती है, तो चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है। और इसमें आपको कौन कौन देखने को मिलता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम है, सेलेनियम है, ये सभी ना किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। और अर्धचालक जो पदार्थ है इनकी विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है और ताप को घटाने पे क्या होती है, घट जाती है। तो इसको थोड़ा ये एकदम इजी सा हो जाएगा कि ताप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रही है, ताप घटा रहे हैं तो घट रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सॉरी 71 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन 2024 के आरओ में भी पूछा गया है। सोचिए पहले, मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-12 साल के एनालिसिस करते हैं तब बहुत सारे टीचर्स आते हैं, उनका चूंकि उनको कोर्स बेचना है तो बताते रहते हैं अरे कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 साल का देख लो। तो 1-2 साल में ना जो है ट्रेंड नहीं पता चलता है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये पता नहीं चलता है। ठीक, तो देखिए मतलब कि वृक्ष के जो पत्ते हैं इनकी सरसराहट का डेसिबल कितना होता है, तो ये होता है 20 डेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ दिए हुए हैं अन्य चीज़ों के। तो किसी वस्तु से उत्पन्न जो सामान्य आवाज़ है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि, साउंड। ठीक है, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसको फिर क्या कहते हैं, शोर। कहते हैं ना शोर, क्यों शोर मचा रहे हो, जब आवाज़ ज़्यादा होती है तो फिर क्या कहते हैं, शोर कह देते हैं उसको। जो वृक्ष के पत्ते हैं इनकी सरसराहट कितनी होती है, तो ये 20 डेसिबल तक होती है। कुछ अन्य ध्वनि स्रोत हैं उनको देख लीजिए, जैसे फुसफुसाहट, तो जो लोग फुसफुसा के बात करते हैं उनकी ध्वनि जो है वो कितनी है, 30 डेसिबल है। वहीं अगर शांत कमरा है तो उसकी हो जाएगी 40 मतलब की डेसिबल। सामान्य बातचीत में हम लोग 60 डेसिबल यूज़ करते हैं। वहीं जेट इंजन की आवाज़ देख रहे हैं 120 डेसिबल, रॉकेट इंजन का तो 180 तक चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो वेग बताना है अधिकतम किसका है, कॉस्मिक किरण, प्रकाश किरण, इलेक्ट्रॉन या फिर पराध्वनि तरंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वाला, यानी कि प्रकाश किरणें। ठीक है, तो जो प्रकाश किरणें हैं इनका वेग आपको अधिकतम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उपरोक्त किरणों में आप देखिए तो प्रकाश का जो वेग है वो आपको अधिकतम देखने को मिलेगा, कितना होता है, तो ये कई बार पूछा गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश तरंगे जो है वो कैसी तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। यही कारण है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये अपना संचरण करती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि ध्वनि का वेग कहाँ पर अधिकतम होगा। ठीक है, वो ऑप्शंस देखिए, वॉक्यूम, एयर, वाटर या फिर स्टील। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टील में। ठीक है, तो इन सब में आप देखिए तो ध्वनि का जो वेग है वो स्टील में अधिकतम होगा। और पहले तो यही जानिए कि ध्वनि क्या है, तो ये एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो कि किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर के संचारित होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग जो है आपको ठोस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, द्रव में उससे कम, गैस में तो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, गैस में आप देखेंगे तो न्यूनतम होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है। ध्वनि एक कैसी तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है, ये भी याद रखना है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी हमने देखा था प्रकाश जो है उसके लिए अब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आज की क्लास ना 57 मिनट की अभी ही हो गई है, बस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम 74 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
और मैं सबसे बड़ी बात तो मेरे यहाँ बहुत शोर भी हो रहा है, तुम्हारे यहाँ जानवर सब छूट गए हैं, इस वजह से बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो आप लोग बहुत डिस्टर्ब ही होंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर अगली वीडियो में हम अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, और काफ़ी लेंदी भी हो चुकी है वीडियो। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।